आज हम लोग सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और फिर 10 से 20 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो ये है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को ये फाइंड करना है कि HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। दो नंबर दिया हुआ है। जो पहला नंबर है वो है 480 और दूसरा नंबर है 720। हम दोनों को पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं 2 से, 2 2 जा 4 0, फिर यहाँ से 2 1 2 0, फिर यहाँ से 2 6 0, फिर 2 30 2 15, फिर 3 5 जामे। मतलब कुल 480 को जब फैक्टराइज किया गया तो 2 2 2 2 2 5 टाइम्स में है और 3 और 5 है। यानी हम 480 को लिखना चाहें तो 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं। उसी तरह 740 को अगर हम क्या करें, फैक्टराइज करें तो 2 3 जा 6 6 0, फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 90 0, 2 45 और फिर 3 का टेबल में 15 और फिर 3 5 है। मतलब कुछ इस तरह से टूटा कि 2 2 2 4 टाइम्स है, फिर 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 720 को कि 2 का पावर में 4 और 3 का पावर में 2, 3 का पावर में 2 और 5 है 1 टाइम। तो HCF हम लोग सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं। तो जो HCF है HCF, तो HCF कैसे लोग निकालते हैं? तो HCF हम लोग निकालते हैं पावर को देख के कि यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है। तो दोनों में जो इसका पावर कम वाला रहेगा, अधिक वाला नहीं, कम वाला। तो कम वाला देखते हैं तो कौन है, 2 का पावर 5 है 2 का पावर 4 में, तो 2 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर 2 यानी छोटा कौन है तो 3 का पावर 1 इंटू 5 5 तो 1 यहाँ से। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 16 16 है यहाँ से 15, तो 16 इंटू 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हमको मिल जाएगा 16 और यहाँ से 15, 16 इंटू 15 0 9, 15 और 9 14 24 यानी 250। तो यहाँ से हमको क्या मिला, HCF मिल गया, HCF हमको मिल गया 240। उसी तरह जब हम लोग यहाँ से LCM को फाइंड करेंगे, LCM यहाँ से निकालेंगे तो LCM में क्या होता है कि बड़ा वाला पावर लेंगे, दोनों में से बड़ा पावर 2 का पावर 5, इन दोनों में से बड़ा पावर 3 का पावर 2, इन दोनों में से एक आ जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 होता है 32, 3 का पावर 2 होता है 9, यानी कि 32 इंटू 9 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा 144 प्लस 0 यानी 1440 यानी 1440। तो ये हम लोग का HCF हो गया, ये हम लोग का LCM हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इन दो नंबर का क्या कर लिए, HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग को क्या करना है कि जो इसका सेकेंड वाला ओवर वाला क्वेश्चन उसका सोल्यूशन करना है। तो ओवर वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि द HCF ऑफ 85 एंड 238, 85 का और 238 का जो HCF होगा उसको इस फॉर्म में लिखना है और फिर ये बताना है कि M का वैल्यू क्या होगा। तो हो जाएगा, सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, फिर वही एक टेक्निक लगाएंगे। HCF फाइंड करने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लगाएं तो ये 85 को तोड़ेंगे तो 5 का टेबल में 5 1 जा 5 और 7 यानी कि 5 इंटू 7 में ही टूट जाएगा। और जब दूसरा नंबर है 238, अगर इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें
तो तो सेकंड नंबर को तोड़ते हैं तो आ जाएगा 238। इसको पहले 2 का टेबल में देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 9। फिर 7 टेबल में जाएगा, 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 7 7 जा 49। यानी 238 का 2 इंटू 7 इंटू 17। तो यहां से जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 17। अब हम लोग को क्या करना है कि 17 के इक्वल में ये है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एचसीएफ है वही इस फॉर्म में है 85m माइनस 238 में। तो एचसीएफ का वैल्यू 17 है, तो 17 इक्वल टू 85m माइनस 238। ये माइनस में 238 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 17 प्लस 238 इक्वल टू 85 इंटू एम है, समझिए। अब यहां से इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 8 7 15 का 5 1 5 और ये 2 55 हो जाएगा इक्वल टू 85 इंटू एम। एम निकालना है हमको, तो 255 को 85 से डिवाइड दे देते हैं। तो 5 के टेबल में पहले कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर ये 5 के टेबल में 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। 7 के टेबल में ये 3 बार में लग जाएगा टोटल कैंसिल। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि m का वैल्यू 3 आएगा। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 21 का सॉल्यूशन ये है और इसका जो और भी जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये है। सबसे पहले हम लोग 85 का फैक्टराइज किए हैं, फिर 238 का फैक्टराइज किए हैं। दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 17 हमको दिखा था, हमने 17 को एचसीएफ में ले लिया। फिर एचसीएफ को ही इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था क्वेश्चन में, हमने एचसीएफ के बराबर इसको लिखा, नंबर को एक तरफ लाया, फिर यहाँ से m को फाइंड करने के लिए 85 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाया, फिर कैंसल आउट किया तो m बराबर 3 मिला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 डाइस है, 2 डाइस है जो लूडो गोटी जिसको कहते हैं। तो 2 डाइस आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 9 11 12। फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 पासे हैं यानी कि डाइस हैं और दोनों डाइस में 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, 4 6 7 9 11 12 लिखा हुआ है दोनों में। और जब दोनों को रोल किया गया है तो 36 इवेंट्स हमको मिला है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। टोटल 36 इवेंट्स मिला है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के 36 है, क्योंकि एक पासा में 6 दूसरा में 6, यानी टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 36 बनेगा। लेकिन जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज ओड नंबर। ऐसे नंबर्स को हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालना है जिनका नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ओड नंबर देता होगा। तो आप स्टार्टिंग करो 4 4, तो 4 4 जा 16, ये तो इवन नंबर हुआ। 4 6 जा 24, ये भी इवन नंबर हुआ। हमको तो चाहिए क्या, ओड नंबर। तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर दिया है जिसे 7 7 जा 49 ओड नंबर है, 7 9 जा 63 ओड नंबर है, 7 इंटू 11 77 ओड नंबर है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 9 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ओड नंबर दे रहा है। तो हम इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी सिंपल सा कहता है कि जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस इवेंट का नंबर क्या है और उस इवेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितना भी है उसको नीचे लिखना है और जो हमारा इवेंट है उसका नंबर कितना है। तो यहाँ इवेंट वाला 9 है और टोटल हमारा 36 है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, हम लोग का आंसर आएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4, क्योंकि 9
नंबर है जिनका प्रोडक्ट एक ऑड नंबर आ रहा है, जिनके प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना था। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं, टोटल कितना मिलेगा 36, क्योंकि 2 डाइस है, एक डाइस में 6 फेस, दूसरा में भी 6 फेस, टोटल 36 फेस यानी 36 इवेंट बनेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 22 का एक और वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर, पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव द 100th digit 8 and unit digit 5, find the probability of selecting one such number out of all 3 digit number। क्वेश्चन है कि 3 डिजिट नंबर है, तो हम लोग तो जानते हैं कि टोटल 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 1 से 100 से लेकर 999 तक, यानी कि टोटल की बात करेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर, तो टोटल 3 डिजिट नंबर हम मिलेगा 900, जिसको हम लोग शॉर्ट में NS कहते हैं। NS मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 900 मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हमको कुछ ऐसे नंबर्स बनाना है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और 100 डिजिट में 1 हो, मतलब 100 कंडीशन में 8 हो, यानी कि 800 वाला सीरीज चलेगा। तो 800 प्लस सीरीज अगर हम लोग लेते हैं इवेंट में, तो 805 से स्टार्ट होगा, 805, दूसरा हो जाएगा 800 है ना, 805 आएगा, 8 हो जाएगा 100 प्लस में, तो यूनिट मतलब 1 10 100 में 8 आएगा और यूनिट में 5 आएगा, तो 805 आ जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 815, तीसरा नंबर हो जाएगा 825, इस तरह से 835, 845, 855, 865, 875, 885, 895। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिसका यूनिट डिजिट 8 है, मतलब 100 डिजिट में 8 है 100 प्लेस में, और यूनिट डिजिट में 5 है, तो सब में 100 डिजिट में 8 है और यूनिट डिजिट में 5 है। तो इस तरह करके हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये जो इवेंट है इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब इनमें से कोई एक नंबर को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो वो कौन सा नंबर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। इन 10 नंबर में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन, एक नंबर हमको इन ग्रुप से निकालना है और उस नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उस नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हम इवेंट लिए हैं, इस इवेंट में टोटल नंबर हमको क्या पता चला, तो टोटल नंबर है 10। अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो हमारे पास फाइंड हुआ है। तो टोटल नंबर जो आया है इवेंट का वो, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे। तो हम लोग यहाँ एक अब समझ सकते हैं कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला में, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है उस इवेंट का नंबर क्या है और टोटल सैंपल स्पेस क्या है। तो यहाँ पे जो इवेंट का नंबर है वो 10 है और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 900 है। इस तरह से 1 0 कैंसल, यानी 1/90 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में था कि 3 डिजिट नंबर टोटल हम पहले लिख दें 900, हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 99 से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा 999 तक जाएगा। तो टोटल 900 हमारे पास डिजिट्स मिल जाएगा जो कि 3 डिजिट नंबर है। और उन 3 डिजिट नंबर में से हमको वैसे नंबर पहले बनाना है जिसका स्टार्टिंग 8 से हो, एंडिंग 5 से हो, मतलब 100 प्लेस 8 हो और यूनिट प्लेस में 5 हो। तो हम लोग ने बनाया 805, 815, 825, 835, इस तरह से 895 तक हम लोग नंबर बनाए जो कि हमारे पास टोटल 10 नंबर है। अब इन 10 नंबरों में से एक नंबर को सिलेक्ट किया जा रहा है और उस सिलेक्ट किया हुआ नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उस नंबर का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इनमें से हम कोई एक नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से जो नंबर टोटल है उसको ऊपर लेंगे और हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जितना उसको हम नीचे लेंगे। और इस तरह हम दोनों को डिवाइड करने के बाद जो फाइंड हुआ नंबर है वो 1/90
90 यानी 1/90 हमारा इस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइड बाई sec स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ये आपका 2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ उसके वजह से आया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यहाँ पे tan का 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे sec 45 का होता है √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 2 और यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 2 जा 4 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 2। यहाँ से तो कैंसिल हो रहा है 2। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से जो बच रहा है आपका 3/2 और 1/3 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 2 3 जा 6 6 9 और यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2। तो ऐसा कह सकते हैं कि 9 - 2 7 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 2। तो भाई इसके नीचे कुछ तो 1 है, तो ये इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ हो जाएगा। तो 6 × 2 यानी यहाँ से आ जाएगा 7/14 सॉरी 12 7/12। तो 7/12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का वो पॉइंट्स पता करना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40√41 यूनिट, जो कि √41 यूनिट डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट। तो हम लोग को समझे कि ये पॉइंट मालूम है कि ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, जो कि 8 - 5 पे है। और ये कोई और पॉइंट है जो कि ये एक्स एक्सिस में, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसका मतलब एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। तो इसका हम लोग मान देते हैं, तो बी नाम दे देते हैं। तो यही एक्स का वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 41√41। यानी ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं हम लोग कि ए से बी का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है कि ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि ये x2 है, ये x1 है, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x2 के जगह पे आ जाएगा x, x1 के जगह आ जाएगा 8 प्लस y2 की जगह में आ जाएगा 0 और y1 की जगह आ जाएगा माइनस प्लस में 5। यहाँ पे माइनस था पहले से, इसीलिए इस जगह पे जब माइनस पुट होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। और ए बी यानी कि डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस वो दे दिया है 41। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे √41। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये रूट्स हट जाएगा, इधर 41 आ जाएगा, ये बन जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस 25 जब इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 25 इक्वल टू x - 8 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 41 में 25 घटा लेते हैं तो 11 में 5 तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 16 आएगा। 41 - 25 16 आएगा। अब 16 आएगा, इधर हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर था। अब इधर का जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब रूट से जब कोई वैल्यू बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया था फाइंड दी पॉइंट्स। मतलब जरूरी नहीं कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट भी ऐसा हो सकता है x एक्सिस का जिसका यहाँ से लेकर इसका एक पॉइंट, और हो सकता है कि यहाँ से लेकर कोई और पॉइंट होगा जिसका दोनों का डिस्टेंस 41 आता होगा। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट्स निकलेगा तो रूट अंडर से जैसे ये वैल्यू बाहर निकाल रहे हैं प्लस माइनस दोनों हम ले रहे हैं, और यहाँ x - 8। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं,
एक बार +4 को लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर +4 को लेके सॉल्व करते हैं तो +4x -8 इधर, तो 4 + 8 = x, यानी हम कह सकते हैं कि x = 12। एक तो ये मिलेगा x = 12, और दूसरा जो हमको मिलेगा 4 = x -8। तो हम यहाँ पे जो +4 लेके बनाए हैं, एक हम यहाँ से -4 लेके बना लेते हैं। तो -4 जब -8 इधर आएगा, -8 इधर आएगा, +8 हो जाएगा, इधर से x हो जाएगा। +8 में -4 जाएगा तो +4 देगा, यानी से x देगा। तो यहाँ का जो पॉइंट है मेरा, दोनों पॉइंट हमको मिल गया है ना। जो हमको पॉइंट चाहिए था कि जहां से इस पॉइंट से 8 - 5 से 41 यूनिट के दूरी में जो जो पॉइंट्स होगा उन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा x0, यानी कि 12 0 एक आ जाएगा, एक 12 0 आएगा, और एक x0 यानी कि 4 0 आएगा। तो ये दो पॉइंट्स होगा इस क्वेश्चन का आंसर का। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल का अगर वर्टेक्स होगा ए बी सी, अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स होगा, तो पक्का है कि किसी भी दो साइड का जो लेंथ होगा यानी डिस्टेंस होगा वो इक्वल आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों लेंथ का डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तीनों लेंथ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। देखते हैं अगर किसी भी दो साइड्स का लेंथ यानी कि डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो इससे पता चल जाएगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1। तो x2 ले लेते हैं इसको, x1 ले लेते हैं इसको। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा 8 - 8 का होल स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, प्लस में 36। अब अगर ऐड कर लेते हैं तो यहां मिल जाएगा 100, और 100 का वैल्यू निकलता है 10। रूट अंडर से 100 का वैल्यू कितना आता है, 10 आता है। तो इस तरह से हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। रूट अंडर, इसको x2 y2 मानते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो आ जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। यहां से मिल जाएगा 9 - 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर होता है 36, और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो यहीं से पता चल गया कि ये देखिए 100 आ रहा है, और इसका अभी वैल्यू 10 आया है। मतलब ए बी और बी सी, ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है। एक साइड और है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग को पता चल गया है कि यहाँ भी 10 यूनिट आया है और यहाँ भी 10 यूनिट आया है, दोनों 10 आ चुका है। एसी चेक कर लेते हैं कि एसी क्या दे रहा है, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। ऐसे तो हम लोग को यहाँ शो करने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि हो चुका है। ए बी और बी सी दोनों 10 यूनिट आ चुका है। एसी भी फाइंड कर लेते हैं। एसी है, इसको मान लेते हैं x2, तो 9 - 9 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 8 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये हो गया आपका 16 प्लस 4 यानी रूट अंडर 20। तो देखिए डिफरेंट आया है ना। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि हेंस ये जो ए बी का वैल्यू है और ए बी सी का वैल्यू है, दोनों इक्वल है। और ऐसे इससे ये कह सकते हैं जो ए बी सी जो वर्टिसेस है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। देयरफॉर ए बी सी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी
इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह से हम लोग का ये जो सेक्शन बी था 25 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, जो कि 21 से 25 था। अब अभी हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स वाला, जो कि पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में 26 नंबर में। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट। तो डी जो है डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है, कहाँ कहाँ है, तो बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट ये डी हुआ। सी ए, तो सी ए का मिड पॉइंट ई हुआ, और ए बी का मिड पॉइंट एफ हुआ रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हम लोग को 2 चीज प्रूव करना है, एक ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है और एक ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। थोड़ा हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब कंडीशन के साथ एकदम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गिवन में, कि गिवन में दिया क्या गया है। गिवन दैट दिया ये हुआ कि ABC ट्रायंगल है, ABC इज ट्रायंगल, और जो DEF है वो मिड पॉइंट है। DE and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC, AC and AB रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या करना है, 2 चीज प्रूव करना है। पहला, ट्रायंगल FBD को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल DEF से, और दूसरा ट्रायंगल DEF को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ABC के साथ। हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले प्रूफ तक पहुंचने से पहले हम लोग को ये बनाना पड़ेगा ट्रायंगल FBD कहाँ बनेगा। तो ट्रायंगल FBD मतलब इसको ज्वाइन करना होगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, ये होगा। उसके बाद DEF भी चाहिए, तो DEF मतलब इसको ज्वाइन करना होगा ऐसे, और DE बनाने के लिए इसको ज्वाइन करना होगा ऐसे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लाइन का यानी AB लाइन का मिड पॉइंट F है और AC लाइन का मिड पॉइंट E है। तो जब दोनों लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो ये जो लाइन होता है FE वो पैरेलल होता है पूरा BC का। ऐसा हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा। तो हम लोग इसका यूज करते हैं कि F एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो FE होगा, FE इज पैरेलल टू पूरा BC। FE जो होगा, ये जो पूरा FE होगा वो पैरेलल होगा पूरा BC। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जो FE होगा वो पैरेलल, अगर ये पूरा का पैरेलल है तो ये पूरा इसका भी पैरेलल हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि FE जो है पैरेलल है BD का। अब ये वाला पार्ट इस पार्ट का क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो हम लोग सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं कि सिमिलरली कि अगर ये वाला पार्ट इसके पैरेलल था तो उसी तरह ये वाला ये मिड पॉइंट है दोनों। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के भी तो पैरेलल हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा पूरा, ये DE और ये पूरा AB।
तो सिमिलरली कह दे रहे हैं कि जो DE होगा, DE जो होगा वो पैरेलल होगा पूरा AB का, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो DE होगा, DE जो होगा वो पैरेलल होगा BF का या FB का। तो अगर हम इन दोनों सिचुएशन को समझे, इसको और इसको देखें, तो यहाँ कह रहा है कि FE पैरेलल है BD का, इसमें कह रहा है कि DE पैरेलल है FB का। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है DEFB वाला क्वाड्रिलेटरल, वो अपने आप पहुंच जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का कंडीशन कहता है कि जिसका अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल हो। तो यहाँ तो दिख रहा है ना कि जो क्वाड्रिलेटरल BDEF है, क्वाड्रिलेटरल BDEF, तो क्वाड्रिलेटरल BDEF में देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या मिला कि FE भी पैरेलल है BD का, FE भी पैरेलल है BD का और DE भी पैरेलल है FB का, इससे तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू कि यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ वाला एंगल जो होगा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से इसका नाम दे दे तो कह सकते हैं एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये अल्टरनेट इंटरएंगल हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल से हम कह सकते हैं, अपोजिट एंगल से कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ये सब हम लोग को हेल्प करेगा जब हम इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर। क्योंकि सबसे पहला कंडीशन यही है कि FBD ये हो गया F, ये हो गया B, ये हो गया F, ये हो गया B, ये हो गया D, ये ट्रायंगल को, और DEF ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगलों को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास कम से कम 2-3 कंडीशन तो चाहिए ना। तो ही हम 2 कंडीशन फाइंड कर चुके हैं। इसका हम लोग यूज करके ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल DEF में, तो इन दो ट्रायंगल में बात करेंगे तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इस ट्रायंगल का एंगल 4 जो है इस ट्रायंगल का एंगल 3 के बराबर, 3/4 के बराबर है फ्रॉम सेकेंड से। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल बराबर दिखाया जाए। अगर हम 2 एंगल को बराबर दिखा देते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी रूल से कि ट्रायंगल जो FBD होगा वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर होगा। तो ये हम लोग का पहला जो कंडीशन था, यानी पहला जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि FBD सिमिलर दिखाना ट्रायंगल DEF का, वो हमारा हो गया। और इसी तरह से हम लोग अगला इन दोनों पार्ट को भी सिमिलर दिखा सकते हैं। अब इन दोनों पार्ट को सिमिलर दिखाने के लिए फिर से वही कहानी दोहराना होगा कि जो FE है वो पूरा का पूरा, देख सकते हैं कि जो FE है पूरा का पूरा BC के बराबर था। तो जो FE है वो DC के बराबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखे थे तो यहाँ एंड करके लिख देते हैं कि जो FE था वो DC के भी तो पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल बराबर में पैरेलल। तो FE इसके पैरेलल हो गया, यानी ये पार्ट दोनों पैरेलल है। उसी तरह हम लोग ये वाला पार्ट इस पूरे पार्ट को पैरेलल कर सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग इसमें आते हैं कि D मिड पॉइंट था, ये भी तो मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है। तो अगर हम लोग F और D का बात करते हैं, साइड AB और साइड BC का, ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है। तो D एंड E
आर मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो जो एफ डी होगा वो पैरेलल हो जाएगा पूरा का पूरा ए सी का, या कह सकते हैं कि जो एफ डी होगा वो पैरेलल हो जाएगा ई सी का। तो हम यहाँ वाला इस कंडीशन को देखें तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है सी डी एफ ई ये अपने आप में पैरेललोग्राम बन रहा है, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पक्का यहाँ का जो 3 है, मान लेते हैं यहाँ के एंगल का नाम दे देते हैं 5, तो एंगल जो 3 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा अपोजिट एंगल के रूल से। और यहाँ जो 2 है यहाँ का 6 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 2 हो जाएगा 6 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हम लोगों को दिखाना है कि ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर तो हो गया, 3 5 के बराबर 2 6 के बराबर है ना। इधर दिखा देते हैं, स्पेस है यहाँ पे, यहीं पे दोनों को बराबर दिखा लेते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ को और ट्रायंगल ए बी सी को, है ना, दोनों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ का जो 3 वाला पार्ट है, एंगल जो 3 है वो पूरा ट्रायंगल ए बी सी का एंगल सी के बराबर, यानी एंगल 5 बोलने का मतलब एंगल सी, ठीक है। तो एंगल 5 करने मतलब एंगल सी, तो जो एंगल सी है, ठीक है, एंगल जो सी है वही तो एंगल 5 है, जो कि मेरा ट्रायंगल पूरा ए बी सी का एंगल 5 ले रहे हैं, तो हम डी ई एफ का केवल 3 ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 बराबर है। 3 और 5 हम लोग बराबर दिखाए भी थे इक्वेशन 3 में, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम 3 का यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 3 का यूज कर सकते हैं। और फिर हम डी ई एफ का जो एंगल 2 होगा, इसका जो एंगल 2 होगा, तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का देखो एंगल बी यानी कि जो एंगल 1 है इसके बराबर है, तो 1 2 के बराबर हम लोग इक्वेशन 1 में दिखा चुके थे। तो हम कह सकते हैं दोनों को एंगल सिमिलैरिटी रूल से कि जो ट्रायंगल डी ई एफ होगा, ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का। तो ये हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया था, एक ये प्रूव करने के लिए बोला गया था, एक ये प्रूव करने के लिए बोला गया था।